हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने एमकॉम फाइनल के पेपर मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को शुरू किया था, जिसमें हमने कार्मिक प्रबंध में कर्मचारियों की भूमिका, भर्ती और चयन, इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। आज हम लोक उपक्रमों में भर्ती के सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ रिक्रूटमेंट इन पब्लिक एंटरप्राइजेज के बारे में थोड़ी डिटेल में बात करेंगे। भारत में लोक उपक्रमों को अलग अलग हम बांट सकते हैं। मध्यम और बड़े स्तर के जो लोक उपक्रम होते हैं उनमें अलग अलग प्रकार से एक कर्मचारियों की भर्ती के संबंध में योजना बनाई जाती है और उनको पर्याप्त स्वायत्तता भी दी जाती है। उच्च पदों पर भर्ती का क्षेत्र भी बहुत ज़्यादा व्यापक है। उच्च पदों में भर्ती के लिए जो है वो बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं उसमें बनती हैं। उसके बावजूद भी जो कुछ भर्ती के संबंध में योजनाएं और कुछ जो स्पष्ट रूप से सिद्धांत माने जाते हैं उनकी हम बात करेंगे। जो प्रोफेसर एस खेड़ा हैं, उन्होंने अपनी किताब में लोक उपक्रमों की जो भर्ती है उसके संबंध में कुछ सिद्धांतों की चर्चा की है। उसमें से सबसे पहला सिद्धांत हम कह सकते हैं कि साउंड प्लानिंग फॉर रिक्रूटमेंट, भर्ती की निश्चित योजना। लोक उपक्रमों में कर्मचारियों की भर्ती की एक सुस्पष्ट वेल डिफाइंड योजना होनी चाहिए ताकि उपक्रम को सही समय पर उचित योग्यता वाले पर्याप्त संख्या में कर्मचारी उपलब्ध हो सकें। कर्मचारियों की अधिक संख्या होना भी खराब है और कमी भी बहुत ज़्यादा खराब है। उचित संख्या में उचित योग्यता वाले कर्मचारियों की एक सुनिश्चित योजना होनी चाहिए। यदि कार्मिक भर्ती की एक स्पष्ट योजना तैयार होगी तो उपक्रमों में रिक्त स्थानों की संख्या, उनका स्तर, उनकी वांछित जो संख्या है, इस सब की समय पर, उचित समय पर जानकारी मिल सकती है और उसी के अनुरूप जो भर्ती का कार्य है वो प्रारंभ किया जा सकता है और भर्ती कार्य में सरलता और निष्पक्षता भी बनी रह सकती है और हड़बड़ाहट में या जल्दबाजी में कोई कार्य करने की आवश्यकता फिर उसमें नहीं रहती है। तो भर्ती की एक निश्चित योजना होनी चाहिए, साउंड प्लानिंग की जानी चाहिए रिक्रूटमेंट के लिए। दूसरे सिद्धांत की जब हम बात करते हैं तो बात आती है प्रोहिबिशन अगेंस्ट द अपॉइंटमेंट्स ऑफ रिलेटिव्स, रिश्तेदारों की नियुक्ति पर प्रतिबंध। लोक उपक्रमों में कर्मचारियों की भर्ती के संबंध में इस बात पर प्रतिबंध लगाया जाता है या लगाया जाना चाहिए कि ऐसे कर्मचारियों की नियुक्ति न हो जाए जो भर्ती करने वाले अधिकारियों के रिश्तेदार हों। कोई भी किसी प्रकार का भी उनका रिश्ता हो, अगर इस प्रकार के रिश्तेदारों की भर्ती की जाएगी तो भाई भतीजावाद और इस प्रकार के जो सेटिंग वाली जो बात है वो हो जाएगी। कंपनी अधिनियम की जो 1956 की जो धारा थी उनमें धाराओं में रिश्तेदारों की भर्ती पर प्रतिबंध लगाया गया था। कुछ परिस्थितियों में इस प्रकार की जब नियुक्तियां दी जाती थी तो संचालक मंडल की स्वीकृति आवश्यक मानी जाती थी और इससे संबंधित सूचना भी मंत्रालय को देनी पड़ती थी। लोक उपक्रमों में रिश्तेदारों की भर्ती पर प्रतिबंध के पीछे ये भावना मानी जाती है कि इससे भाई भतीजावाद और पक्षपात आदि की जो संभावना न रहे। प्रबंधकों के रिश्तेदारों की भर्ती उपक्रम में लाल फीताशाही, लापरवाही और भाई भतीजावाद को प्रोत्साहन देती है। अतः जहाँ तक संभव हो रिश्तेदारों में से नियुक्ति की जाने पर रोक लगाई जानी चाहिए, प्रतिबंध होना चाहिए और उचित योग्यता वाले अच्छे कर्मचारियों की नियुक्ति ही की जानी चाहिए। लोक उपक्रमों में जब भर्ती की बात आती है तो एक ये सिद्धांत भी माना जाता है कि सभी को समान और न्यायपूर्ण अवसर दिया जाए, फेयर एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल पर्सन्स। लोक उपक्रमों की भर्ती प्रक्रिया इस प्रकार की होनी चाहिए जिससे समाज में जो अच्छी योग्यता वाले व्यक्ति हैं, उचित योग्यता वाले जो व्यक्ति हैं, उनको
समता और न्यायपूर्ण सिद्धांतों के ऊपर आधारित अवसर प्राप्त हो। कुछ विशेष परिस्थितियों में स्थानीय और क्षेत्रीय व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जा सकती है, लेकिन यह प्राथमिकता भी केवल निम्न स्तर की जो भर्तियां हैं, निम्न स्तर के जो पद हैं, उनके संबंध में ही होनी चाहिए। उच्च और जो मध्यवर्गीय पद अच्छी योग्यता वाले अखिल भारतीय स्तर के जो लोग हैं, अच्छी योग्यता वाले जो होते हैं, उनमें से चयन किए जाने चाहिए। सामान्य रूप से ये माना जाता है कि भाषा, क्षेत्र, धर्म, इन सब के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। अच्छी योग्यता वाले अच्छे व्यक्तियों का चयन आवश्यक है। भारतीय लोक उपक्रमों में विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास को भी ध्यान में रखते हुए इन्हें भी रोजगार में प्राथमिकता दी जा सकती है। तो इस प्रकार से सभी को फेयर चांसेस मिलने चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, ये ध्यान रखा जाना चाहिए। जो भर्ती के सिद्धांतों में एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी आती है कि एक व्यक्ति के स्थान पर समिति हो, कमेटी हो, सिलेक्शन कमेटी हो, एक इंडिविजुअल ना हो, सिलेक्शन बाय ए कमेटी रादर देन बाय एन इंडिविजुअल। तो लोक उपक्रमों में भर्ती के लिए एक समिति का गठन किया जाना चाहिए। ये जैसे जिस प्रकार से लोक सेवा आयोग होते हैं, सेंटर का भी होता है और अलग अलग राज्यों के भी लोक सेवा आयोग या चयन आयोग जो होते हैं उनका गठन होता है। उसी प्रकार से लोक उपक्रमों का भी एक सेवा आयोग होना चाहिए, या उसको दूसरे संचालन या उसको एक सिलेक्शन कमेटी भी हम कह सकते हैं। इस समिति में संचालक मंडल के सदस्यों के अतिरिक्त बाहर के विशेषज्ञों को भी इसमें शामिल किया जा सकता है, ताकि चयन अच्छे से अच्छा और निष्पक्ष हो सके। किसी भी एक व्यक्ति को उपक्रम में भर्ती का सारे अधिकार नहीं दे देने चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति करेगा तो गड़बड़ होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। निम्न स्तरीय कर्मचारियों की भर्ती के लिए भी वरिष्ठ अधिकारियों की एक चयन समिति बनानी चाहिए, एक सिलेक्शन कमेटी बनानी चाहिए जो निम्न स्तरीय कर्मचारियों की भी भर्ती करे, उनका चयन करे, और उन सब का उद्देश्य चयन प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाए रखना होना चाहिए, ताकि योग्य व्यक्ति ही उपक्रमों में, लोक उपक्रमों में अपना स्थान प्राप्त कर सके। भर्ती के सिद्धांतों में सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात आती है वो है रिक्रूटमेंट बाय ड्यू क्वालिफिकेशन एंड मेरिट। ये बड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाना चाहिए कि योग्यता के आधार पर ही नियुक्ति हो। लोक उपक्रमों में जो कर्मचारियों की नियुक्ति दी जाती है उनकी योग्यता और मेरिट, क्वालिफिकेशन और मेरिट के आधार पर होनी चाहिए, ना कि किसी से कोई संबंध है, कि कोई रिश्ता है, या कोई जाति है, या धर्म है, या भाषा है, या कोई प्रांतवाद है, इसके आधार पर नियुक्ति हो। निश्चित रूप से उसकी योग्यता और उसकी मेरिट के आधार पर उसकी नियुक्ति की जानी चाहिए। लोक उपक्रमों में कर्मचारियों की नियुक्ति करते समय ध्यान रखा जाना चाहिए कि नियुक्त कर्मचारी उचित योग्यता वाला हो, अच्छी योग्यता वाला हो, और ऊंची से ऊंची जो मेरिट प्राप्त व्यक्ति है वो हो। इसी प्रकार से उनकी नियुक्ति की जानी चाहिए। एक सिद्धांत यह है कि सरकारी नीति का अनुसरण होना चाहिए, टू फॉलो द बेसिक पॉलिसी लेड डाउन बाय द गवर्नमेंट। हम सभी जानते हैं कि लोक उपक्रम सरकारों की भावनाओं के अनुरूप काम करते हैं, और सरकारी नीतियां होती हैं लोक उपक्रमों के चलाने के लिए भी होती हैं, सामाजिक कल्याण के लिए भी होती हैं, और जो सामाजिक हितों के दृष्टिकोण से भी काम करती हैं। लोक उपक्रम भी उन्हीं नीतियों के अनुरूप कार्य करते हैं, और उनका पहला उद्देश्य सोशल वेलफेयर ही माना जाता है। तो सरकार की जो कर्मचारी की जो भर्ती नीति है वो भी कहीं ना कहीं लोक कल्याणकारी ही होती है। लोक उपक्रमों को वैसे तो पर्याप्त स्वायत्तता प्राप्त नहीं होती है, प्राप्त होती है, उनको स्वायत्तता दी जाती है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो सरकारी नीति का अनुसरण ना करें। सरकार की जो भर्ती नीति है या चयन नीति है उसका फॉलो उनको करना ही होता है। तो कोई भी ऐसी भर्ती नीति हो जो राष्ट्रीय भर्ती नीति के
विरुद्ध ना हो, विपरीत ना हो। लोक उपक्रमों को अपनी जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी बनाते समय सरकार की नीति को ध्यान में रखना चाहिए और ऐसी नीति होनी चाहिए जो किसी भी प्रकार से राष्ट्रीय नीति के विरुद्ध ना हो, राष्ट्रीय नीति का अनुसरण करती हो। अगर जिस प्रकार से हम ये माने कि सरकार ने भर्ती नीति में ये निश्चित किया है कि SC ST अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को, व्यक्तियों को, उचित योग्यता वाले व्यक्तियों को कुछ पद आरक्षित करके प्रदान किए जाएंगे, तो लोक उपक्रमों को भी ये जरूरी है कि उस नीति की पालना करें। तो इस प्रकार से कुछ विशेष जो सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों की वैसे तो प्रत्येक संगठन को पालना करनी चाहिए, लेकिन लोक उपक्रम क्योंकि सरकार की नीतियों के अनुरूप बनाए जाते हैं, सामाजिक कल्याण के दृष्टिकोण से, सोशल वेलफेयर के दृष्टिकोण से काम करते हैं, देश के विकास और विस्तार का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, तो निश्चित रूप से उनको इन सिद्धांतों की पालना अवश्य करनी चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स। मुझे आशा है कि आपने इन कार्मिक प्रबंध से संबंधित बातों को ध्यान से सुना होगा, समझा होगा, और आप कोशिश करेंगे कि इनके बारे में आप कुछ नोट्स तैयार कर सकें, अपनी तैयारी कर सकें, तो निश्चित रूप से आपको परीक्षा में फ़ायदा होगा।